गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज है सेट नंबर 4, ठीक है। और यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न पेपर पूछा गया है। देखिए डेट लिखा हुआ ऊपर 11/3/2018 को बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। यह प्रश्न पूछा गया है। जो भी हम पेपर करवा रहे हैं आपको वह सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, पूछा हुआ ही है। तो इसलिए इस सेट को आप लोग देखिएगा और बारीकी से डिस्कशन को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। आपको सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कहता है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त 3 राज्यों का भी लोक नृत्य है, ठीक है। पश्चिम बंगाल है। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। छऊ नृत्य के 3 रूप हैं। छऊ नृत्य के कितने रूप हैं? 3 रूप है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, पहला है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, दूसरा है झारखंड का सरायकेला छऊ और तीसरा है मयूरभंज का छऊ, ठीक है। तो यह छऊ के 3 रूप है, ठीक है। चलिए देखिए, यूनेस्को ने छऊ नृत्य को 2010 में, कब? 2010 में विश्व की अमूर्त धरोहर में शामिल किया था यूनेस्को छऊ नृत्य को, ठीक है। चलिए बताएंगे आप लोग कि खलम कहाँ का लोक नृत्य है? तो खलम जो है मिजोरम का लोक नृत्य है, ठीक है। थंगलाम जो भी मिजोरम का भी लोक नृत्य है। चेराव भी है वह मिजोरम का ही लोक नृत्य है। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है रासलीला, रामलीला और नौटंकी, सब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? यानी आपसे सीधा पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह कौन सा भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 में उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। भाग 4 में जो है 12 से 35 तक लेकर के, भाग 4 के 12 से 35 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। सॉरी, 12 से 35 नहीं, 36 से 51 तक। भाग 4 में 36 से 51 तक है। कहाँ तक? 36 से 51 तक है। 12 से 35 तक तो भाग 3 में है। भारतीय संविधान के बारीकी से इसको देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? भाग 1 में कहा है कि भारत राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या कहा गया है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जो 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक है। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 तक है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है जो भाषाओं का उल्लेख करता है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप में 22 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितने? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। बाद में आपको 8 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन भाषाएं जोड़ी गई, कब जोड़ी गई? देखिए, 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ी गई, ठीक है।
फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ी गई, जिसको याद रखिएगा नमक से, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और 4 भाषाएं को 92वां संविधान संशोधन, कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 4 भाषाएं इस याद रखिएगा बोर्ड मास से, बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वां संविधान में जोड़ा गया था। कुल मिलाकर वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए भाषाओं के बारे में भारतीय संविधान के भाग 17 में, भारतीय संविधान में भाषाओं के बारे में भाग 17 में कितने? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है, समझ गए। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा, देवनागरी। अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया कि भारत का राजभाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 3 फरवरी 1884 को सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से पास करने वाले पहले बिहारी थे। कौन थे? पहले बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के तौर पर 3 बार शपथ ले चुके हैं। कितने बार? 3 बार शपथ ले चुके हैं। पहला लिए थे 1950 में, दूसरा लिए 1952 में और तीसरा लिए हैं 1957 में। तो राष्ट्रपति के पद के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार शपथ ले चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा सा एक आध फैक्ट देख लीजिएगा इसके डॉक्टर राजेंद्र जी के बारे में। 1917 ईस्वी में, कितने में? 1917 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के साथ सक्रिय हुए और चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए। चंपारण सत्याग्रह में 1917 में भाग लिए। ठीक है, और 1934 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था 1934 में। कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता 1934 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न मिलने के पश्चात फिर इनका निधन हो गया था 28 फरवरी 1963 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? देविका रानी है। देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 1969 में। 1969 ईस्वी में देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वह थे C.D. देशमुख। कौन थे? C.D. देशमुख। सबसे पहले RBI
आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के अंतर्गत कब 1934 के एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई की स्थापना बहुत बार पूछा है, 1 अप्रैल 1935 को याद रखिएगा। 1934 का एक्ट था और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, ये भारतीय थे। अब अगर पूछता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। भारतीय अगर पूछेगा तो सीडी देशमुख, और डायरेक्ट पूछेगा कि गवर्नर कौन थे तो हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई जो है नोट जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया था। तो रुपये का साइन डिजाइन कैसा है हमारे? तो देखिए बड़ी आर की तरह ऐसे है, यही है ना। तो यही साइन के बारे में पूछ रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़े थे। तो वह कहाँ पढ़े थे? तो वह आईआईटी बम्बे में पढ़े थे। आईआईटी बम्बे में उन्होंने पढ़े थे। ठीक है, और उन्होंने ही आर व रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह कैसा दिए थे? तो ऐसा दिए थे। 1 रुपये के नोट पर देखिएगा ऐसा ही चिन्ह रहता है। ठीक है, वह कहाँ पढ़े थे? तो आईआईटी बम्बे स्कूल में पढ़े थे। रिजर्व बैंक द्वारा जो भी नोट जारी किया जाता है उसमें हिंदी एवं अंग्रेजी में मिलाकर के कुल मिलाकर के 17 भाषाओं में लिखा रहता है। कितने भाषा लिखा रहता है? 17 भाषा लिखा। याद करिएगा, बहुत बार पूछा है कि भारतीय नोटों पर कितने भाषाओं में लिखा गया है? तो 17 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश मिला करके कुल 17 भाषा में लिखा गया है। ठीक है, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है, और इसके अतिरिक्त जो भी करेंसी नोट है वह रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है, तो चलिए याद कीजिएगा ये सब। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। कहता है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? स्वीडन था। कौन था? स्वीडन था। चलिए आगे देखते हैं, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कीवी है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। चलिए आगे देखते हैं, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रूस के क्या है? रूबल। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस के रूबल है, ब्राज़ील के रियाल है। ठीक है, इथोपिया का मुद्रा क्या है? यह है इथोपिया का मुद्रा। इथोपिया का मुद्रा बिर है। इथोपिया का मुद्रा क्या है? बिर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये कहाँ का है? इथोपिया का। और बी और डी में तो एक ही दिया हुआ है, ब्राज़ील की मुद्रा रियाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो शहद की मक्खी का विष जो है कैसा है? तो विष क्या है? विष क्या है? तो विष प्रोटीन है। विष एक प्रकार का क्या है? तो प्रोटीन है। सभी विष प्रोटीन है, सभी हार्मोन भी प्रोटीन है, और सभी प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शहद का सबसे प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? शहद का सबसे मुख्य घटक फ्रुक्टोज होता है, जो कि सबसे मीठा शर्करा है। सबसे मीठा शर्करा क्या होता है? फ्रुक्टोज। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। कहता है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो वह जो है हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। चलिए आगे देखते हैं 13।
कहता है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है वह उद्यान की कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो वह उद्यान कृषि से संबंधित है। चलिए कुछ क्रांति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, याद कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास से संबंधित है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। ठीक है। रजत क्रांति किससे है? तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति किससे है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति किससे है? तो गोल क्रांति आलू से है। ये सब कुछ क्रांति जो है याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर कहता है आपका कि निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? रेड ड्रैगन जो है वह भारत आने वाला पहला जहाज था। विलियम हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। विलियम हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और पूछेगा कि अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज शासक कौन था? तो अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज शासक जो था वह रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। पूछता है कि अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज शासक कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिक प्राधिकृत है? तो भारत में सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। सिक्के को छोड़ करके जो भी करेंसी नोट है वह रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और पहला निर्मित नोट 1 रुपये का था जो 1949 में, कब? 1949 ईस्वी में भारत में चलन में आया था। ठीक है, यानी शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 16 कहता है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की जो सहायक नदी सोन नदी जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए पटना के मनेर के समीप गंगा में क्या होता है? सोन नदी मिल जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 17 नंबर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपना न्यायाधीश अपना त्याग पत्र कर सकता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? तो वह राष्ट्रपति को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्याग पत्र दे सकता है। किस रूप में? लिखित रूप में त्याग पत्र दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान के 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति और अधिकार से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है आपका। तो नेक्स्ट जो है कहता है कि निम्न में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो निम्न में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो जापान में होता है। जापान के टोक्यो शहर में सबसे पहले सूर्योदय होता है। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एम्पायर सिटी के नाम से
एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर का आता है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती इधर नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचनाकार कौन है? तो हंस दमयंती के रचनाकार है राजा रवि वर्मा जी है, जो हंस दमयंती के रचनाकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2-3 प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं लेना है, पढ़ के हम आपको बता दे रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा पुस्तक है? तो मैला आंचल। मैला आंचल किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो नहीं। निर्वाचन आयुक्त को इनमें से कौन सा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य मंत्री के द्वारा नहीं, इनमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं है। तो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। कब? 324 से 329 तक। ठीक है, किस प्रक्रिया जो हटाया जाता है? समझ में आया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? बताएंगे कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने के लिए बोल रहा है। कहता है कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियस रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए। तो बहुत आसान है, आप लोग जान ही रहे हैं कि कैगा कहाँ में है? कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में कैगा है। तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है। और गुजरात में कौन सा है? काकरापारा गुजरात में है। और एक और याद कर लीजिएगा, गोरखपुर कहाँ में है? हरियाणा में। गोरखपुर हरियाणा में है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 आपका पहला ऑप्शन में ही है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर खत्म हो गया। 23 नंबर कहता है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में हमको जान। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कौन सा सदन है? अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष से रिटायर होते हैं। बात सही है कि राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था? तो नहीं, राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बात सही है कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 है। पहले कितना था? 250 था। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो टाइगर वुड्स का संबंध जो है वह गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, कहता है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशिरस्ता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जीका वायरस। क्या है? जीका वायरस। जीका वायरस है। बेरियोला वायरस से क्या होता है? तो बेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है, बेरियोला वायरस के कारण होता है। रूबेला वायरस के कारण क्या होता है? तो रूबेला वायरस के कारण शरीर में बुखार के साथ साथ शरीर पर लाल चकत्ते जैसे हो जाता है शरीर में। ठीक है, देखें कभी कभी कोई के शरीर में लाल चकत्ता ऐसा दाना दाना हो जाता है, वह रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक है। बी है इबोला वायरस। इबोला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इबोला वायरस के कारण हेमोरैजिक बुखार होता है। हेमोरैजिक बुखार इबोला वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चलते 8। कहता है कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो रेड क्रॉस फ्लैग पर कैसा प्रतीक है? सबसे पहले जानेंगे कि रेड क्रॉस की स्थापना जो है 8 मई। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 ईस्वी में किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। हेनरी ड्यूनेंट के जयंती पर हेनरी ड्यूनेंट के जयंती पर हम लोग 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछता है कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक क्या था? तो प्रतीक क्या था? सफ़ेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस प्रतीक था। ठीक है। 1863 में इसकी स्थापना हुआ था, 8 मई 1863 को, और हेनरी ड्यूनेंट जी ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है। तो ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस जो है जल रोधी मिसाइल है, जहाज रोधी मिसाइल है। क्या है? ब्रह्मोस एक जहाज रोधी मिसाइल है। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल क्या करता है? भारत जो है दूसरों देशों को भी बेचता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत दूसरों देशों को बेचता है। अप्रैल 2024 में फिलीपींस को भारत ने दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल जो है 2024 में फिलीपींस को भारत दिया था। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल को हम लोग दागो और भूल जाओ के नाम से जाने जाते हैं, और यह जो है दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर ब्रह्मोस मिसाइल कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पीएच पर संक्षिप्त नाम किसका है? तो पीएच पर संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के पावर के लिए पीएच मान का हम लोग करते हैं। पीएच में पी शब्द का अर्थ क्या होता है? पीएच में पी शब्द एक जर्मन शब्द है। पी कैसा शब्द है? पी जर्मन शब्द है जो पोटेंज, जिसका अर्थ क्या होता है? पोटेंज अर्थात इसको हिंदी में इसको शक्ति के नाम से दर्शाते हैं। ठीक है। और एच प्लस मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। एच प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन। पीएच मान। ठीक है, पीएच स्केल के खोज सबसे पहले सोरेनसन ने किए थे। किसने किए थे? सोरेनसन साहब ने पीएच की खोज किए थे। 7 से अगर कम रहेगा सोरेनसन स्केल पीएच स्केल पर 0 से लेकर के 14 तक रहता है। ठीक है, बीच में 7 रहता है। 0 से 7 तक को हम अम्ल कहते हैं, और 7 जिसका रहेगा उसको उदासीन कहते हैं, और 7 से अधिक रहेगा उसको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा रोग
जीवाणु के कारण होता है। तो कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी जो है, टीबी जिसको यक्ष्मा कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है, वह जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है यकृत रोग है। हेपेटाइटिस बी जो है यकृत रोग है। यह जो है विषाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। छोटी चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वेरियोला नामक विषाणु से ही होता है। पोलियो भी है जो विषाणु से ही होता है। कि चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस सब विषाणु जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर कहता है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में कैफीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। कॉफ़ी में भी कैफीन पाई जाती है। कोला पेय में कार्बोनेट जल में 90% जल होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर विशेषता दिया हुआ है और इधर जानवर दिया हुआ है। ठीक है। इधर विशेषता है, इधर जानवर है। जानवर की विशेषता, तो कीवी की विशेषता क्या है? तो कीवी का विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि पर रहित कीड़ा। तो पर रहित कीड़ा किसका विशेषता है? तो पर रहित कीड़ा जो है सिल्वर फिश के विशेषता है। ठीक है। उड़ान रहित पक्षी, तो उड़ान रहित पक्षी कौन है? कीवी है गया। उड़ान रहित पक्षी कौन सा होगा? कीवी हो जाएगा। और रेंगने वाला, तो कौन रेंगता है? तो सांप रेंगता है, तो रेंगने वाला जो है। और अंग रहित पशु मछली, इसमें अंग नहीं होता है। ठीक है। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन में है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। 33 कहता है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? जो पशु दूध नहीं देता है उसको कौन सा हम लोग सुई के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। दुधारू पशु दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन का हम लोग इंजेक्शन देते हैं। कहते हैं कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है तो मिल्क फीवर। देखिए आप लोग कोई गाय या भैंस बच्चा देता हो तो आपको डॉक्टर कहेगा कि इसको कैल्शियम पिलाइए। क्यों? दूध देने के लिए। कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगा तो उसको मिल्क यानी दूध कम देता है, मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है। मिल्क फीवर जो है यह पशुओं में जन्म देने के कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद जो है यह देखने को मिलता है, मिल्क फीवर रोग। ठीक है। पशु में 2 रोग एकदम महत्वपूर्ण होता है, मुंहपका एवं खुरपका रोग जो विषाणु के कारण होता है। मुंहपका यानी मुंह और खुरपका यानी फुट माउथ रोग के नाम से जाते हैं मुंहपका एवं खुरपका को, जो अत्यंत संक्रामक रोग होता है जो विषाणु द्वारा जानवरों में फैलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक है बोईबान फ्लू जो है यह भी विषाणु द्वारा होता है। क्या है? किसके द्वारा? विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एड्रेलिन क्या है? तो एड्रेलिन जो है गुस्सा या डर का हार्मोन कौन सा है? एड्रेलिन है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन महिलाएं का हार्मोन है। ठीक है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक ग्लूकोज है। इंसुलिन क्या है? ग्लूकोज है। फेरामोन्स क्या है? तो फेरामोन्स जो है साथी आकर्षित करना तथा गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से प्रदान करना। ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एड्रेलिन ग्रंथि जो है एड्रेलिन जो है
एड्रेनलिन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रेनलिन जो है एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है, एड्रेनलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। लड़ो या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से हमको किसे जाते हैं? एड्रेनल, यानी लड़ो या उड़ो हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव जो है आमाशय के बीटा सेल से होता है। कहाँ से? बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35, यह भी मिलान करने ही वाला है। वैज्ञानिक नाम और उसका नाम दिया हुआ है। वैज्ञानिक नाम और नाम दिया हुआ है। तो कहता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह आर्डियोटिस निग्रिसेप्स का है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वह आर्डियोटिस निग्रिसेप्स का है। एक क्या हो जाएगा? दो आपका। इंडियन रॉक पाइथन, यानी पाइथन लिखा है तो पाइथन मोलुरस के हो जाएगा, यानी बी के एक हो जाएगा, बी के एक हो जाएगा। एशियाटिक हाथी, तो एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मोलुरुस उर्सिनस। एशियाटिक हाथी किसका नाम है? तो इलिफोस इंडिकस। एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इलिफोस इंडिकस। स्थॉल बियर किसका नाम है? तो स्थॉल बियर जो है वह मेलुरस उर्सिनस का नाम है। ठीक है, आप लोग बताइएगा एक आध दो नाम कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी के वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस बुबेलिस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस। ठीक है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका हो गया। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैलियोरेरिस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कंपेस्टिरिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। अवंती की 2 राजधानी थी। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो अवंती के 2 राजधानी, उत्तरी अवंती के उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहता है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का उगनाशय करती है। अग्नाशय से इंसुलिन होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव आमाशय के बीटा सेल से होता है। ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था। प्रथम बार 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, पुर्तगाली कहाँ के था? वास्को डी गामा पुर्तगाल के जाए 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने सबसे पहले कालीकट पहुंचा और उसका स्वागत जमोरी ने किया था वहाँ पे। ठीक है, वास्को डी गामा की मृत्यु कब हो गया था? तो वास्को डी गामा की मृत्यु जो है 1524 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। कोचीन में मलेरिया रोग के कारण हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पूछता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु किस रोग के कारण हुआ था? तो मलेरिया रोग के कारण 1524 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट कहता है कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चाणक्य का पुस्तक कौन था। तो अर्थशास्त्र किसका पुस्तक था। चाणक्य को। विशाखा दत्त यानी मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो विशाखा दत्त है। कौन है। विशाखा दत्त है। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि पृथ्वी की सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है। तो 29%। 29%। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है। सही ढंग से मिलाया गया है। तो नीस क्या है। नीस एक रूपांतरित चट्टान है। नीस क्या है। नीस एक रूपांतरित चट्टान है। यह सही ढंग से मिलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ में है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ में है। वह दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ में है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति भी कालाहारी मरुस्थल में ही निवास करती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पर। कालाहारी रेगिस्तान में ही निवास करती है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था। इसमें से प्रथम बार किसको स्थापित किया गया था। तो बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय के स्थापना सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। 1916 कब किया गया था। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। पहला कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योजना किस सूची में वर्णित है। योजना जो है किस सूची में वर्णित है। तो योजना जो है समवर्ती सूची में। योजना जो है समवर्ती सूची का विषय है। योजना कौन सा सूची के विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में मूल रूप में पहले समवर्ती सूची में मूल रूप में 47 विषय था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं। 52 विषय है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन भी है जो समवर्ती सूची का विषय है। और सामाजिक योजना भी क्या है समवर्ती सूची का ही विषय है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय है बताइएगा कि राज्य सूची में कितने विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है। तो राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय है। कितने हैं 59 को। मूल में 66 विषय था। ठीक है, और संघ सूची में मूल रूप में वर्तमान में शायद 100 विषय हो गया है। पहले 97 ही था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 45 कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं। पीएम। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। केंचुआ। केंचुआ क्या है। तो केंचुआ एक अपवर्तक कार्य है। ठीक है, अनुक्रमण क्या है। तो अनुक्रमण एक अग्रज जाति है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से होगा और परितंत्र सेवा जो है
परागण से हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते। कहता है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट कहता है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? तब सरकार का व्यय जो है सरकार के आय के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49। कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित किया है? तो वह कौन किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1945 में। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर कहता है कि मानव प्रजनन में निषेचन प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो फर्टिलिजिन का स्रावन जो है वह परिपक्व अंड से होता है। कहाँ से होता है? परिपक्व अंडज से होता है, और यहीं से फर्टिलिजिन का स्रावन होता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया जो है फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। भ्रूण का पोषण माँ के गर्भ में प्लासेंटा द्वारा होता है। भ्रूण का जो पोषण है माँ के गर्भ में प्लासेंटा के द्वारा होता है। चलिए 51 कहता है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? सूचना का अधिकार RTI जिसको बोलते हैं, RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत में 2005 में लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था RTI। ठीक है, किस राज्य को छोड़कर शेष में प्रयुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। किस में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन है? तब वंश एवं जाति विश्लेषण जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। जीवों के द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस जी है। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो का अर्थ वंश होता है और सेपियंस का अर्थ क्या होता है? जाति। होमो सेपियंस। ठीक है, 5 किंगडम के जनक किसे कहा जाता है? 5 किंगडम यानी 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? विकेटर को कहा जाता है। विकेटर, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका नाम क्या है? 2019 में भेजा गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? आदित्य L1। ठीक है, याद रखिए, इस भेजा गया है। ठीक है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहते हैं? पेशी को तो BPL याद रखिएगा, BPL। ठीक है, यानी बोन को पेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। बोन को पेशी से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। ठीक है, कहता है कि मानव शरीर में पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहा जाता है। टेंडन
कहा जाता है, टेंडन, टेंडन कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में पेशी को, देखिए ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो टेंडर कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। और बीबी लाल हो गई, बीबी लाल हो गई, यानी बोन को बोन से कौन जोड़ेगा, तो लिगामेंट जोड़ेगा, बोन से बोन को कौन जोड़ेगा, तो लिगामेंट जोड़ेगा, BBL, बीबी लाल हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो मोनेरा जो है, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। मोनेरा एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक से है। प्रोकैरियोटिक्स में एक आदिम कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, एक आदिम कोशिकाएं होती है। ठीक है, और मोनेरा में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। मोनेरा में 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 56, कहता है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, तो वह होती है गरीबी और भूखमरी का निवारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली में एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद जाकर के 1870 के दशक में 1870 के शुरुआत में ही इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क जी ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का कौन सा भाग आवश्यक है, तो 1/10। कोरम के लिए 1/10 आवश्यक है। और अगर पूछेगा प्रश्न कि भारत के विपक्ष के नेता बनने के लिए भारत के विपक्ष के नेता बनने के लिए कुल सदस्य का कितना भाग आवश्यक है, तो वह भी 1/10 ही होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में संसद के गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। गणपूर्ति का उल्लेख कौन में किया गया है, अनुच्छेद 100 में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। कहता है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो वह कहाँ किया जाता है, पेरिस से। कहाँ से, पेरिस से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो H1N1 जो है वह विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू जिसको कहते हैं। H1N1 के कारण H1 क्या है, तो स्वाइन फ्लू है जो विषाणु के द्वारा होता है। एक होता है H5N1, H5N1 को बर्ड फ्लू कहा जाता है। H5N1 जो है क्या है, बर्ड फ्लू होता है, यह भी विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू जो है मुर्गियों में ज़्यादातर होता है। ठीक है, 61 नंबर कहता है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो वह जयपुर में, कहाँ किया जाता है, जयपुर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जो है साहित्यिक महोत्सव में 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार सम्मिलित हुए थे, इसलिए यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। कहता है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो चक्रण क्वांटम के 2 मान संभव होते हैं। कितने मान होते हैं, 2 मान संभव होते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHP4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो MHP4 है, तो इसका क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो MCl2 हो जाएगा, MCl2 हो जाएगा। कहता है 64 नंबर, कहता है कि किसमें sp संकलित कार्बन है, तो किसमें sp संकलित है, तो
C2H2, C2H2 को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिलीन। C2H2 क्या है? एसिटिलीन है। इसमें sp संकलित कार्बन है। एल्केन, एल्केन में sp3 होता है। एल्केन में क्या होता है? एल्केन में sp3 होता है। एल्काइन में sp2 होता है। एल्काइन में sp2 होता है। और एल्काइन, एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में होता है क्या? sp। ठीक है, याद रखिएगा। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन के समान सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन के, एल्काइन के होता है CnH2n। एल्काइन हो गया, एल्केन, एल्कीन, और एल्काइन के होता है दो कम CnH2n-2 एल्काइन के हो जाएगा। ठीक है। एच बम इस पर आधारित है। एच बम मतलब हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था? तो ओपेनहाइमर ने परमाणु बम के आविष्कार किया था, जो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 66 कहता है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो वह फ्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक सदैव क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। सबसे ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ऋणात्मकता वाला तत्व भी क्या है? फ्लोरीन है। याद रखिएगा, पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बाकी 1 सेकंड रुकिएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। हाँ, चलिए अब 67 नंबर पे आते हैं। कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है। 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और बिहार में 2 ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर और एक हुआ था गया में। ठीक है। तो गया में कब हुआ था? गया में 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते। कहता है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कौन है? बी.डी. सावरकर साहब। बी.डी. सावरकर साहब। अभिनव भारत की स्थापना भी बी.डी. सावरकर ने किए थे। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने ही किए थे। ठीक है। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स के लेखक कौन है? तो आर.सी. मजूमदार जी हैं। कौन है? आर.सी. मजूमदार जी हैं। चलिए नेक्स्ट। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। बिहार के साथ साथ पाइका नृत्य उड़ीसा में भी पाया होता है। ठीक है, उड़ीसा में भी होता है। भागड़ा और गीता कहाँ है? पंजाब के हैं। कालबेलिया कहाँ के हैं? कालबेलिया राजस्थान के। 13 ताली राजस्थान। भवई और घूमा राजस्थान के हैं। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न और बहुत ही पूछता है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 72। कहता है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वह 2014 में बड़नगर गुजरात में 2014 में बड़नगर गुजरात में आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाते हैं? तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को भारत में 5 अरब, भारत में नहीं, विश्व में है ना विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व में 5 अरब जनसंख्या हो गया था। कितने? 5 अरब जनसंख्या हो गया था 1987 में, 11 जुलाई 1987 में। तो इसीलिए हम लोग उसी दिन से 11 जुलाई को हम लोग क्या विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 74 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट को हम लोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी है। ग्रेफाइट का हम लोग प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग स्नेहक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉल कहता है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो कौन सा कंपनी को महारत्न की दर्जा नहीं दिया गया है? हाल कंपनी को महारत्न की दर्जा नहीं दिया गया है। वर्तमान भारत में 13 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न कंपनी है। कितने? 13 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं 2024 तक के अनुसार। ठीक है, महारत्न कंपनियों का दर्जा 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया था। 76 कहता है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादकता होता है। ठीक है, चलिए भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है लौह उत्पादकता राज्य में। ठीक है, देश में पहला लौह इस्पात के कारखाना 1874 में। कब? 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि संसद द्वारा पास किया हुआ रुका हुआ का